नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूं बिग कैट्स की, यानी कि टाइगर्स की, बाघों की। अभी आने वाली 29 तारीख को यानी कि 29 जुलाई को हम वर्ल्ड टाइगर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और जहां तक भारत के इतिहास की मैं बात करूं तो बाघों का विशेष महत्व रहा है। बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में, मान्यताओं में आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि बाघ को देवी दुर्गा की सवारी कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं, दुनिया की अगर बात करूं, तो भारत को हब कहा जाता है बिग कैट्स का। इस पर आगे मैं बात करूंगी और किस तरह से ये स्थिति लगातार सुधरती रही, क्योंकि जब बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे और आज अगर मैं बात करूं तो 55 या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा बढ़ गए हो। तो हमारे साथ जो यहाँ पर खास मेहमान हैं उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन मेरी जानकारी में 55 टाइगर रिजर्व अभी है। और अभी मौजूदा यानी कि मोदी सरकार की हम बात करें तो उन्होंने तो इस दिशा में कई प्रयास किए, कई पहल किए। लेकिन आज जिस खास मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं उनका बाघों से बड़ा ही अनूठा रिश्ता है। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये किताब भी उन्होंने लिखी है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। अभिषेक रे हमारे साथ इस वक्त हैं, जो कि एक सिंगर कहूं मैं इनको, कंपोजर कहूं मैं इनको, या फिर वाइल्ड लाइफ और स्पेशली बाघों के संरक्षक कहूं। तो इस बुक के बारे में तो मैं बाद में जानूंगी, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। पहले तो मुझे ये स्टोरी बताइए, या ये कॉम्बिनेशन जो है सिंगर, कंपोजर और बाघ संरक्षक का ये क्या है? ये एक कुदरती अजूबा है जिसको लेके मैं पैदा हुआ था। मेरे बस में नहीं है ये बात। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 ही अंश थे, एक तरफ म्यूज़िक एंड फिल्म्स और दूसरी तरफ कुदरत एंड वाइल्ड लाइफ। ये कोई मैच नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में मुझे कुरेदेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्रोत है, एक उसका उद्गम स्थल है संगीत का, और दूसरा वो है जो मैं दुनिया के सामने हूँ। सो मोस्ट ऑफ माई म्यूज़िक इज़ कंपोज्ड इन नेचर। तो जो भी ओरिजिनल आइडियाज़, स्टोरी आइडियाज़, धुनें जो भी आती है वो कुदरत से ही आती है, और फिर उसके बाद बॉलीवुड के कैनवस में आपके सामने मेरे गाने आते हैं। पर दोनों का एक बहुत गहरा रिश्ता भी है। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि पान सिंह तोमर जैसी जो फिल्में हैं उस पर आपने म्यूजिक दिया और कई ऐसी फिल्में हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए, वो कहते हैं ना कि एक बेंचमार्क है, एक ट्रेडमार्क है, इसलिए मैंने पान सिंह तोमर का यहाँ पर नाम लिया। लेकिन इस किताब की अगर मैं बात करूँ, और स्पेशली इसमें जो लिखा हुआ है द रियल जंगल बुक, एक जंगल बुक वो जो हमने देखी है ना, वो जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ये वाली जंगल बुक उस वाली जंगल बुक से कितनी अलग है, या कोई मैच ही नहीं है? बहुत अलग भी है और बहुत सेम भी है। किस तरह से बताता हूँ। जियोग्राफिक, भौगोलिक भाग वही है, वो भी भारत में लिखी गई थी किताब, ये भी मैंने आज भारत में लिखी। वो टाइगर तब भी था, आज भी है, लेकिन बाकी की सारी कहानी बदल चुकी है। वो वक्त ऐसा था 100 साल पहले जब भारतवर्ष में अधिकतर जंगल थे, जीव जंतु यहाँ से वहाँ अनायास चले जाते थे। आज की परिस्थिति में एक टाइग्रेस अपने बच्चों को किस तरह से पालती है, अवॉइडिंग हाईवेज, रेलवे लाइंस, फैक्ट्रीज, सिटीज़, विलेजेस, और सबसे बड़ी बात पोचर्स एंड हंटर्स, उससे बचते हुए आज की परिस्थिति में इसी भूभाग में टाइगर किस तरह से सरवाइव कर रहा है। सारे डायनामिक्स, सारे बैलिस्टिक्स बदल गए हैं। तो ये ज़रूरी था कि दुनिया को एक नया जंगल बुक दिया जाए आज की परिस्थितियों के अंतर्गत। तो क्या है इस जंगल बुक के अंदर? See, this book that I have written, this is actually a wildlife crime action adventure. ये बहुत रफ्तार, फास्ट मूविंग किताब है, एक्शन एडवेंचर है, बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छी लगेगी। इस दिशा में जिम कॉर्बेट के बाद इतने सालों में कोई किताब लिखी नहीं गई, और जिम कॉर्बेट की किताबें जो हैं वो शिकार की कहानियाँ हैं। इसमें उल्टा है, इसमें शिकारी है और बाघ है शिकार। तो टाइगर पोचिंग, वाइल्ड लाइफ पोचिंग दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्राइम है आफ्टर टेररिज्म एंड ड्रग्स। दुनिया, अधिकतर लोगों को पता नहीं है दैट वाइल्ड लाइफ क्राइम इज़ द 3rd लार्जेस्ट इलिसिट ट्रेड इन द वर्ल्ड। और बिकॉज इंडिया इज़ अ नेचुरल रेपोजिटरी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब दुनिया में 7 में से 5 बिग कैट्स हमारे पास हैं, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन एंड चीता। सो नेचुरली इंडिया इज़ अ टारगेट कंट्री जहाँ से दुनिया भर के जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मार्केट्स हैं वहाँ सप्लाई होते हैं। तो ये कहानी है एक ट्राइबल आदमी की जिसका नाम है जग्गू बवरिया। तो बवरिया इज़ अ ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया जो खानदानी पोचर्स है, स्पेशली टाइगर एंड लेपर्ड। तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, ऐसे एक खानदानी
पोचिंग वाली फैमिली में वो पैदा हुआ है और कैसे अपने हालातों से लड़ के, अपने परिवार से लड़ के, अपने क्लैन, अपने ट्राइब के खिलाफ जाके ये आदमी कैसे उभरता है और एक ट्रू रियल लाइफ हीरो बन के निकलता है और भारतीय वन विभाग और इंटरपोल के साथ मिलके जो पूरी रिंग ऑफ पोचर्स है उनको कैसे पकड़ने में कामयाब होता है. सो द स्टोरी ट्रैवल्स फ्रॉम द डेक्कन which is central India all the way to Kaziranga and then Nepal and then eventually across the snowy Himalayas into Lhasa which is Chinese occupied Tibet. तो ये कहानी जो है ये पूरे टाइगर पोचिंग की जो अलग अलग वो हैं इंडिया में, फ्रॉम पॉलिटिशियंस, करप्ट पीपल, फ्रॉम हिटमैन, फ्रॉम स्मगलर्स, फ्रॉम माफिया, फ्रॉम द लिमी ट्राइब्स ऑफ टिबेट जो इसको अक्रॉस द हिमालय पोच करके इसको पहुंचा देते हैं लासा के मार्केट्स में. ये सारी रिंग को ये खोलता है और अगर जग्गू ऐसा कर सकता है जो एक बेबस लाचार ट्राइबल आदमी है तो हमें भी सोचना चाहिए कि आज तक हमने सिर्फ कुदरत को रेप किया, काटा, जंगल उड़ा दिए डेवलपमेंट के नाम पे, पर आज वो वक्त आ गया जब हम कगार पे खड़े हैं. तो क्या हम भी जग्गू की तरह अपनी राह बदल सकते हैं? क्या हम भी उसकी तरह अपना रुख मोड़ सकते हैं? कितना चैलेंजिंग है लेकिन ये, मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी आपसे समझना चाहूँगी दोनों. पहले चैलेंजेस की बात करूँगी. जी, जैसे मुझे जाना जाता है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए, तो मैंने बॉलीवुड से जो कुछ भी पूंजी थोड़ी बहुत कमाई, डूइंग फिल्म्स लाइक वेलकम बैक, पान सिंह तोमर, साहिब बीवी और गैंगस्टर, आई एम कलाम, हासिल, शागिर्द, तो जो बड़ी फिल्में की, थोड़ा बहुत जो पैसा मेरे पास आया उसको मैंने इन्वेस्ट किया इन अ हिल, इन द कॉर्बेट. पहाड़ी आपने खरीद ली? जी, एक बंजर पहाड़ी थी जिसमें एक पेड़ भी नहीं था. खेती होती थी कॉटन बर्न एग्रीकल्चर, हर साल लगाते हैं फिर उसको जला देते हैं. उस तरह की खेती होती थी जिससे ज़मीन ख़राब हो जाती है, जब ज़मीन की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाती है. जब मैंने वो ज़मीन ली थी उसमें एक भी पेड़ नहीं था, तो उसमें करीब 4,500 पेड़ लगा के, जानवरों के लिए पानी पीने का वाटर बॉडीज़ बना के मैंने एक रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जो भारत का अपने आप में पहला नायाब रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट था. और उसके बारे में किसी को पता नहीं था, मैंने अपना निजी एफर्ट से वो शुरू किया था. पर द यूनिवर्स फाइंड्स अ वे, जब आपकी नीयत ठीक हो, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में एक मैडनेस है और कुछ चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं. तो 2015 में अ कम्प्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस, एक वाइल्ड रॉयल बंगाल टाइग्रेस बाघिन ने आके मेरे ज़मीन पे बच्चे दे दिए और उसके बाद जो है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व वर्ल्ड फेमस हो गया. उसके बाद भारत सरकार भी जाग गई, मुझे स्वाभिमान भारत मिला, अमेजिंग इंडियन मिला, इस साल फोर्ब्स वाइल्ड लाइफ अवार्ड मिला. लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता अगर वो बाघिन मुझ पे भरोसा नहीं करती. उसके साथ मेरा आमना सामना कई बार हो चुका था ज़मीन पे पैदल. उसे पता था कि मैं वहाँ रहता हूँ, तो पूरी कॉर्बेट नेशनल पार्क छोड़ के उसने आके वहीं बच्चे क्यों दिए? सवाल ये खड़ा होता है. तो आज इस रिश्ते को हम और समझना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें कि क्यों उसने वो सीताबनी ही चुना, क्यों उसने वो आपकी वाली वो पहाड़ी ही चुनी. ये क्या रिश्ता था? देखिए, क्या वाकई में ऐसा इंसानी, और अगर हम उनका रिश्ता देखें बाघों का, वाकई में ऐसा होता है? बाघों के साथ जैसे बचपन से मैं टाइगर ट्रैकर रहा हूँ. भारत सरकार के लिए मैंने बाघ गणना में हमेशा भाग लिया, अलग अलग नेशनल पार्क्स में मेरी पोस्टिंग होती थी. तो बाघों के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो ज़ुबानी नहीं होता. इट इज़ स्पीचलेस, इट इज़ नॉट कन्वर्टेड बाय वर्ड्स. वो बॉडी लैंग्वेज, आँखों का मिलना, वो आपको भांप लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपकी फितरत क्या है और आपकी नीयत क्या है. ये खासियत है जंगली जानवरों की. हम समझते हैं कि वो खूंखार होते हैं, दरअसल वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और समझते हैं कि दूसरे इंसान की नीयत क्या है. तो इस बाघिन ने भी ये भांप ली थी कि मेरे बच्चे यहाँ महफूज रहेंगे. आमतौर पे क्या है, बाघिन अपनी जगह बदलती रहती है, कहीं बच्चे देती है, उसको ज़रा सा भी खतरा महसूस हो कहीं और लेके जाती है, फिर कहीं और लेके जाती है. पर इसने वहीं बच्चे दिए और बच्चे वहीं पले बड़े और फिर बड़े होकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्पर्स हो गए. इस साल मेरी प्रॉपर्टी के आसपास और अंदर लेपर्ड की माँ है और उसके 2 बच्चे हैं. तो हर साल ये कुछ ना कुछ जानवर आके बच्चे दे देते हैं. तो जानवर बच्चा वहीं देता है जहाँ वो बहुत महफूज महसूस करे. और बिग कैट्स में एक और खासियत होती है, बिग कैट्स कैन ऑटो अबॉर्ट. सो इफ़ अ टाइग्रेस फील्स की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं बच्चे के लिए, खाना पर्याप्त नहीं है और ख़तरे हैं, तो वो अबॉर्ट कर सकती है अपनी इच्छा से और मेट करेगी लेकिन बच्चे नहीं देगी.
तो बच्चे देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि इसको जब लगे कि हाँ सब कुछ इसके अनुकूल है, देन इट गिव्स बर्थ टू कब्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे आपको पता है कि भारतवर्ष में हमारी एक ही कॉन्जर्वेशन में ब्लैक स्पॉट था कि चीता हमने खो दिया था 1950s में। बाकी सारे कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में हमने सबको बचाया, चीता हमने शिकारियों को खो दिया 1950s में। जो मोदी जी के कारण आज जो है भारतवर्ष में हम चीता को वापस ले आए अफ्रीका से, और चीता वापस लाने के बाद जो मादाएं आई है वहाँ से वो सब बच्चे दे रहे हैं। तो 16 बच्चे इंडिया में पैदा हुए। इसका मतलब ये कि जो मादाएं वहाँ से यहाँ आई उनको यहाँ का जो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, आबो हवा है, वो उनको अनुकूल लगाए, तभी तो वो बच्चे पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं जो इंडियन बॉर्न चीताज हैं। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। जब कोई जंगली जानवर को हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि क्या वो शिकार कर रहा है, दूसरी बात क्या वो बच्चे दे रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें हो रहा है मतलब दैट एनिमल इज़ कंफर्टेबल इन द एलिमेंट्स। लेकिन जो आप ये बता रहे हैं कि इसके लिए ज़ुबानी मतलब आपको होनी चाहिए, मतलब ये भाषा नहीं, उसके लिए आंखों की भाषा या उसको समझना या वो जेस्चर्स जो भी है जो वो क्या इसकी भी कोई ट्रेनिंग, मतलब ये आपने कहीं सीखा है, पढ़ा है, कैसे मतलब ये? देखिए एक बहुत कच्ची उम्र में, 14 साल की उम्र से आपने ये स्टार्ट कर दिया था? कच्ची उम्र में मेरी मुलाकात हुई थी एक बहुत ज़हीन शख्स से जिनका नाम था रेड्डी साहब, GV रेड्डी। ही वॉज द DFO ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क। सो ही वॉज माई टाइगर गुरु। उन्होंने मुझे पैदल बाघों के पीछे जाना, बाघों को समझना, उनके पंजे नापना, स्टेप क्या होता है, स्ट्राइड क्या होता है। स्ट्राइड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट फुट एंड द फ्रंट लेफ्ट, हाइंड लेफ्ट एंड फ्रंट लेफ्ट, एंड स्टेप इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेफ्ट एंड द फ्रंट राइट। फिर ये गदली होती है, ये उसके उंगलियां होती है। तो हम ये सारा कुछ मेजर करते थे। और फॉरेस्ट को पढ़ना भी उन्होंने मुझे सिखाया कि फॉरेस्ट को कैसे पढ़ते हैं। जैसे बाघ गुजरता है तो दूर से उसको देख के और जानवर बोलते हैं, जिसको हम अलार्म कॉल्स कहते हैं। तो बाघ के गुजरने से चीतल चीखेगा, बार्किंग डियर कुछ और अंदाज में बार्क करेगा, सांबर चीखेगा, बंदर किसी और भाषा में बोलेगा। तो आप जब जंगल की भाषा समझने लगते हो ना तो आपको समझ में आता है अरे वहाँ से बाघ जा रहा होगा इस वक्त, या वहाँ पे वो बोल रहा है, मतलब वो पंछी ऐसे बोल रही है, मतलब वहाँ पे लेपर्ड का मूवमेंट है। तो देन द फॉरेस्ट स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। द फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो लाइक अ बुक। जैसे मेरी किताब बाघ है, वैसे फॉरेस्ट भी एक किताब है जिसको पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए और एक अंदरूनी आपकी शक्ति होनी चाहिए कि आप जो अनदेखी चीज़ें हैं उनको देख लो। सो ट्रैकिंग इज़ अ ट्राइबल आर्ट, इट्स अ डिसअपियरिंग आर्ट। तो मेरी किताब में भी जग्गू जो है, जग्गू बवरिया, वो एक टाइगर ट्रैकर है। वो बाघों को ट्रैक कर लेता है। वो बोल देता है कि यहाँ से बाघ गया होगा, उस तरफ गया होगा, वहाँ शिकार किया होगा, पढ़ लेता है जो चीज़ें हो चुकी है। ये एक ट्राइबल आर्ट है जो गायब होने वाला है। हो सकता है आज से 20 साल बाद ट्रैकिंग नाम की कोई चीज़ ही ना हो, हर जगह कैमरा ट्रैप्स लग जाए, इंफ्रारेड कैमराज लग जाए, सैटेलाइट इमेजरी आ गई है। तो अब इस पौराणिक कला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बचपन से इसमें ट्रेंड है, तो इसलिए हमारे इंस्टिंक्ट्स उस तरह से आज जो है प्रखर हो गए। ओके, लेकिन मैं साथ ही यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाह रही थी कि आपने कहा कि आप उस पहाड़ी की बात कर रहे थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में कहा, अभी स्टार्टिंग में कि टाइगर रिजर्व पहले से लेकर अब में, मतलब जब बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 9 थे, अब 55 हो गए। मैं आपको सुधारना चाहूँगा, अब 55 नहीं है, अब 58 टाइगर रिजर्व। वही, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मेरी जानकारी में 55 है, लेकिन ये बढ़ गए हैं तो 58 नहीं, हम इसमें लगे रहते हैं ना। जी जी जी, और वो गड्ढा तो आप ही करते हैं। किस तरह से टाइगर रिजर्व बढ़ाया जाए इसमें हम लगे रहते हैं, हमारी प्रचेष्टा रहती है। हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि कहाँ पे टाइगर्स का मूवमेंट है, लेपर्ड का मूवमेंट है, बेयर्स का मूवमेंट है। तो करंटली इंडिया इज 58 टाइगर रिजर्व्स। तो जो हमारे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं टाइगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा, या फिर इन रिजर्व्स के बारे में कि आखिर इन रिजर्व्स की ज़रूरत क्यों है, ये टाइगर रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या इनकी ज़रूरत है? इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारतवर्ष को, सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए नहीं। तो पहली बात तो इस मिथ को मैं तोड़ना चाहूँगा कि टाइगर रिजर्व इज़ ओनली फॉर टाइगर। नो, टाइगर रिजर्व्स आर मोर फॉर अस। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है कि भारत में 70% जो बड़ी नदियाँ हैं वो टाइगर रिजर्व से ही पैदा होती है। पूरी दुनिया में नदी के ना 2 ही उद्गम स्थल है, या तो ग्लेशियर्स हैं या फॉरेस्ट है। और उस फॉरेस्ट का, उस एवरग्रीन फॉरेस्ट का रखवाला कौन है? बाघ। बाघ की दहशत अगर ना हो तो हर एक जंगल में बुलडोजर्स घुस जाएंगे, हर एक जंगल में घर बस जाएंगे, हर एक जंगल में बिल्डर माफिया और माइनिंग माफिया घुस के तहस नहस कर देगा अपने लालच और लोभ के लिए। तो हमारी जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसका रखवाला कौन है? बाघ है। हमारा जो मॉनसून साइकिल है उसका रखवाला कौन है? बाघ है।
Tiger numbers are the greatest indicator of our ecological health. Our fresh water, our monsoon cycle, our oxygen cycle. Who is the indicator? Tigers and leopards. तो जब तक दुर्गा का वाहन वहाँ मौजूद है तब तक जंगल में दहशत है, तब तक जंगल की पाकीज़गी है। जिस दिन वो हट गया उसके बाद एक एक करके सब कुछ जो है ढहने लगता है। और टाइगर्स बचाने से आप सिर्फ टाइगर नहीं बचा रहे, आप हाथियों को बचा रहे हैं, आप हिरणों को बचा रहे हैं, आप लेपर्ड्स को बचा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर जो टाइगर के साथ कोएग्जिस्ट करता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द टाइगर, ऑटोमेटिकली यू आर सेविंग ऑल दो स्पीशीज बाय सेविंग द टाइगर रिजर्व। तो ये जो आपका सीता बनी है जी, ये इसमें सिर्फ टाइगर्स ही हैं या फिर और भी एनिमल्स? ये एक एनिमल कॉरिडोर, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैंने एक एनिमल कॉरिडोर को रीइंस्टेट किया। चारों तरफ कॉर्बेट लैंडस्केप है, बीच में एक व्यवधान था, बीच में एक अड़चन था जहाँ लोग खेती कर रहे थे और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आप टाइगर को ये नहीं सिखा सकते कि आप हिरण मारोगे और अब गाय को नहीं खाओगे। सिमिलरली आप हिरण को ये नहीं सिखा सकते कि तुम सिर्फ घास खाओगे, तुम धान नहीं खाओगे। तो आप जंगल के बीचों बीच जब भी खेती करते हो तो एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन पैदा हो जाता है। मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाया और उस पहाड़ी को वापस जंगल को लौटा दिया। तो बाघ वहाँ से आते जाते रहते हैं, कई बार बच्चे दे देते हैं, हिरण आते जाते रहते हैं। 350 प्रजाति के पंछी है मेरे पास, लेकिन कोई भी कैद नहीं है, चिड़ियाघर नहीं है वो। दे आर फ्री रेंजिंग एनिमल्स। आई हैव ओनली मेड अ कॉरिडोर फॉर देम विच इज़ कनेक्टेड टू जिम कॉर्बेट लैंडस्केप। आपने तालाब भी खुदवा दिया वहाँ? जी देखिए, आज के डेट में कहना चाहूँगा आपसे, पानी एक बहुत बड़ा मसला है। सारे फ्रेश वाटर पे इंसानों ने कब्जा कर लिया है। जितनी भी नदियाँ हैं उसके दोनों तरफ इंसान ही बैठे हुए हैं। कॉर्बेट लैंडस्केप में भी गर्मी के मौसम में मैंने देखा कि हाथी के बच्चे बेहोश होकर गिर जाते क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है। वो पानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको रिजॉर्ट्स मिलते हैं, उनको दीवारें मिलती हैं, फिर हाथी दीवार तोड़ता है तो हम बोलते हैं हाथी पागल हो गया। अगर टाइगर या लेपर्ड कुएं में गिर जाता है तो हम बोलते हैं अरे तेंदुआ कुएं में गिर गया। अरे भैया, तेंदुआ कुएं में नहीं गिरा, उसको हमसे 7 गुना ज़्यादा दिखता है अंधेरे में। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ जानवर नहीं है कि कुएं में गिर जाएगा। वो एक घूंट पानी के लिए इतना मोहताज हो गया है कि उसको बेचारे को कुएं में छलांग मारनी पड़ रही है पानी पीने के लिए, उसके बाद वो निकल नहीं पाता है। सो पानी के लिए आज के डेट में जंगली जानवर को 30, 40, 50 किलोमीटर तक ट्रैक करना पड़ता है एक घूंट पानी के लिए। अच्छा, अभी तो सिर्फ आपसे बाघों के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर सिंगिंग, कंपोजिंग, इसके क्योंकि सेलिब्रिटी स्टेटस के लोग हमने बिल्कुल अलग देखे हैं। वो अपनी जो सारी जमा पूंजी है ना वो उधर खर्च करते हैं कि अब आपको अपने पर या आपको कहीं प्रमोशन के लिए जाना है, और मतलब तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन आप एकदम डिफरेंट, मतलब वो बिल्कुल ही अलग है लेवल। यहाँ पर पूरी जमा पूंजी आप वहाँ लगा लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तक शादी कर ली आपने कि नहीं करी है? नहीं, अगर शादी करता क्योंकि शादी भी आपने इसलिए नहीं की है क्योंकि आप उस तरह से उनको वक्त नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे वो 4500 पेड़ हैं जी, मेरे बच्चे वो पंछी जो वहाँ रहते हैं, हाँ, वो बाघ है जो वहाँ बच्चे देते हैं। तो शादी के साथ शायद ये मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो ये हम और यहाँ पर बता दूं कि एनटीसीए और आईबीसीए के लिए आपने बाकायदा एंथम और जो सॉन्ग्स हैं वो भी आपने यहाँ पर दिए हैं। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, मेरा कोर कॉम्पिटेंस तो म्यूज़िक है। आई एम अ सिंगर कंपोजर बाय प्रोफेशन। तो मेरी कोर कॉम्पिटेंस को लाके कॉन्जर्वेशन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मेरे कोर कॉम्पिटेंस को यूज़ करके फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, उसके माध्यम से मैं इस पूरी मैसेज को दुनिया तक पहुंचाऊं, तो वो जगह अपने आप बन रही है। क्योंकि मैंने एनटीसीए के लिए टाइगर एंथम बनाया, चीता एंथम बनाया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए। उसके बाद बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ी पहल है मोदी जी का, दैट इज़ IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, विच इज़ अ गठबंधन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस, UNDP एंड इंडियन गवर्नमेंट। तो उनके लिए ब्रांडिंग फिल्म और एंथम चैंपियन गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड मैंने कंपोज किया, गाया और बनाया। क्या कुछ गुनगुना सकते हैं आप, कोई धुन ऐसी? ये गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड इज an English song. It is meant for the world. So I'll just hum 2 lines for you. They've roamed the earth since eternity, chasing cup and love alive. Guardians of the wild, guardians of the wild, guardians of the wild, guardians of the wild. That's the song. So I call them guardians of the wild because they are the true guardians of our fresh water, like I told you, and the wilderness. So जहाँ big cats हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो IBCA के अंतर्गत 96 countries will come together under one umbrella to protect big cats across the world.
सो दैट प्रोजेक्ट वो तूल पकड़ने वाली है, वो अभी उसने जन्म लिया है और आने वाले टाइम में भारतवर्ष विल बी द ग्लोबल लीडर इन बिग कैट्स बिकॉज वी विल कंट्रोल द गेम. वी हैव 5 आउट ऑफ द 7 बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड. और हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं. हम आपको आपकी ये जो बुक आपने ये लिखी है आप ज़रूर पढ़िएगा और जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स जो हैं उनको ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखने को, और वो जो एक अनूठा रिश्ता जो हमने यहाँ पर देखा ना, और मैंने पहले भी कहा कि देखिए सिंगिंग, कंपोजिंग और ये वाइल्ड लाइफ वाला ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है. ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए. और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही.